और आज इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा बोर्स थ्योरी के बारे में। बोर ने जो अपने पोस्टुलेट दिए, बोर का जो मॉडल था बेटा एटम को लेके, वो यही मॉडल जो है वो आज तक हमारा चलता आ रहा है और दिए हुए इसको 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और ये मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने बेटा कल जो पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, जो हम लोगों ने देखा था उसमें थॉमसन का मॉडल देख लिया, रदरफोर्ड का बहुत ही जबरदस्त जो बेटा मॉडल था वो देख लिया। और असली में बेटा इन्हीं मॉडल्स को आगे बढ़ाया किसने बेटा? बोर ने। और थॉमसन जो हमारा रदरफोर्ड का जो मॉडल था अगर देखा जाए तो उसी वाले मॉडल को जब आगे लेकर गए तो हम लोग बोर्स के मॉडल के अंदर एंट्री मार पाए, ठीक है। तो बोर जो आए उन्होंने अपने हिसाब से बेटा सारे के सारे मॉडल्स जो हैं उनको समझाया। ऑल्दो जो पूरा का पूरा इन लोगों ने बेटा इनपुट लिया वो सारा रदरफोर्ड के मॉडल से ही लिया, ठीक है। बोर के मॉडल के अंदर हम लोगों ने जो हम लोग ग्रेविटेशनल मॉडल की तरह जो चल रहे थे कि भाई जो आपका इंटरप्लैनेटरी मॉडल जो होता है उसी के जैसा जो मॉडल है उसी मॉडल को आगे बढ़ाया। पर हुआ क्या था कि बेटा सबसे पहले तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भाई एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अच्छे से समझा नहीं पा रहा था। साथ ही क्या हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जब आ गई तो मैक्सवेल जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल जो है बेटा वो क्रिएट किया। और वो सवाल मेजरली यही था कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो भाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं मतलब उस वाले फॉर्म में बेटा एमिट होगी। और अगर ये वाली चीज निकलेगी तो इन दैट केस एनर्जी जो है बेटा वो निकलेगी। और अगर एनर्जी निकलेगी तो बेटा सारा का सारा खेल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक दिन जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते खुद के अंदर ही समा जाएगा, ठीक है। और इस कारण से बेटा वो वाला जो मॉडल था वो भी पूरी तरह से सही नहीं था और इसीलिए हमारे जो मिस्टर बोर हैं वो दुनिया में आए, ठीक है। तो देखो भाई, मॉडल ऑफ द एटम प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड अज्यूम्स दैट द एटम कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो बेटा, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये वाली चीज हम लोगों को पता थी, ठीक है भाई। और जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स होती है ना, जो आपकी नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स होती है वो कौन प्रोवाइड करा देता है बेटा? आप लोगों की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा वो, क्योंकि न्यूक्लियस को बेटा पॉजिटिवली चार्ज माना था और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे बेटा इसको हम लोगों ने कैसा माना था? नेगेटिवली चार्ज जो है वो माना था, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जब खेला तो हम लोगों ने क्या बोल दिया बेटा? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है। तो हम तो भाई ये वाली कंडीशन को मानते हुए चल रहे थे, ठीक है। असलियत क्या थी इसके बारे में वो हम लोगों को बाद में पता लगा, ठीक है। क्योंकि ये बात तो बोल दी, ये बात बोलने के बाद में जब हमें पता लगा कि भाई चार्ज अगर पार्टिकल है वो अगर गोल गोल घूमेगा तो एनर्जी एमिट करता हुआ फाइनली इस तरह से बेटा समा जाएगा खुद ही के अंदर और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव नहीं हुआ, एमिशन स्पेक्ट्रम भी प्रूव नहीं हुआ, तो इसीलिए बोर ने आके अपनी थ्योरीज दी। तो क्या बोला देख, accelerated being centripetal in nature, भाई acceleration centripetal in nature का होगा according to classical electromagnetic theory, an accelerating charged particle emits radiation in the form of electromagnetic waves, समझ गए? The energy of an accelerating electron should therefore continuously decrease, और डिक्रीज होने के कारण क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी से बोलो, एक दिन अपने अंदर ही समा जाना चाहिए, यानी कि प्रोटॉन के अंदर जाके गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात हमें यहाँ से पता लगती है, ठीक है। अब नील्स बोर आए बेटा 1885 से 1962 तक जो जिए, मतलब अच्छा खासा टाइम जिए। और इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने जो आपका रदरफोर्ड का ही जो हाइपोथेसिस था उसी के अंदर नए आइडियाज दिए, ठीक है। सर्टेन मॉडिफिकेशंस वाज गिवन। नील्स बोर स्टडीड इन रदरफोर्ड्स लेबोरेटरी, सुन लो, रदरफोर्ड की लेबोरेटरी के अंदर काम करते थे बेटा, ठीक है, फॉर सेवरल मंथ्स इन 1912 आपके सर का बर्थडे भी है, पता है आपको? 1912 19 दिसंबर, कितनी जोरदार डेट है, ठीक है। एंड ही वाज कन्विंस्ड अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल, वो बेटा मॉडल से एकदम क्या थे? एकदम कन्विंस्ड थे, राइट, है ना। 1913 में उन्होंने बेटा कुछ चीजें कंक्लूड की, और वो क्या थी बेटा? ये वाली बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने बिल्कुल जो मॉडल था ना उसके अंदर कुछ नई बातें डाल दी। देखो हुआ क्या, इन्होंने सबसे पहला जो इनका पोस्टुलेट दिया उसके अंदर तो इन्होंने ये बोला कि भाई ये वाली बात जो है ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एटम का, और जो भाई हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भैया इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बेटा ये वाली बात इन्होंने बोली तो वापस से लोगों को जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है बेटा वो याद आ गई, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो याद आई। और लोगों ने सवाल उठाए कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पहले ही अपने को पता है, तो ये वाला पॉइंट तो अब तुम लोग मत बोलो, ठीक है। जब उसको बोला गया कि ये वाला पॉइंट मत बोलो तो बेटा अब की बार बोर ने एक नई बात बोल दी। उन्होंने ये बोल दिया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जिन ऑर्बिट्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इनके अंदर एनर्जी जो है ना बेटा वो क्वांटाइज्ड होती है, या ऐसा बोलो एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है।
तो दीज ऑर्बिट्स हैव अ फिक्स्ड एनर्जी, हर ऑर्बिट की जो है वो एनर्जी फिक्स्ड है, और एनर्जी रिलीज सिर्फ तभी होगी, रिलीज या फिर एब्जॉर्ब बेटा तभी होगी जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा वो ट्रांसफर कर रहा होगा, या ऐसा बोलो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर रहा होगा। ठीक है, या तो रिलीज होगी एनर्जी या फिर क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। सिर्फ कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन। ठीक है, हायर से लोअर या लोअर से हायर। उसने बोल दिया एनर्जी फिक्स्ड है, एनर्जी इज फिक्स्ड, जो ऑर्बिट्स हैं उनकी सबकी अपनी अपनी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, हर ऑर्बिट की, अंदर वाले की इतनी, बाहर की इतनी, उससे बाहर इतनी, उसके बाहर इतनी, हर जगह एनर्जी जो है वो फिक्स है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एनर्जी सिर्फ आपको कब मिलेगी, जब बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करेगा एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर, जब वो कूदी मारेगा तो बेटा फोटोन के फॉर्म में हम लोगों को एनर्जी जो है वो मिल रही होगी। ठीक है, हाँ, वो जो भी वेव की फॉर्म में मिले वो डिपेंड करेगा, पर हाँ एनर्जी जो है वो तभी मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन जो है बेटा आप लोगों को वो दिखाएगा, यानी किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ कूद रहा होगा। ठीक है, और एनर्जी सोख कर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी लोअर से हायर ऑर्बिट में भी जा सकता है। कम ज्यादा एनर्जी अगर होगी, जो एनर्जी डिफरेंस है, तो बेटा कोई ट्रांजिशन हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये वाली बात भी यहां से हमको पता लगी। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त बात इन्होंने बोल दी। जैसे ही इन्होंने बोला कि एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है, तो सब लोग जो है बेटा वो क्या रह गए, शांत बैठ गए। ठीक है, साथ ही इन्होंने एक और बात बोली कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या चीज बेटा, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी l जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है बेटा h/2 का। ठीक है, n जो है बेटा वो कोई एक इंटीजर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, n इज एन इंटीजर, ये वाली बात ध्यान रखें। तो n जो है l हमारा यानी एंगुलर मोमेंटम, l का मतलब क्या था, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, ये वाली बात हमें बेटा यहां से जाके पता लगी जो इन्होंने बात बोली। ठीक है, इसको आप लोग और क्या बोल सकते हो बेटा, mvr इज इक्वल टू व्हाट, nh/2, राइट, है ना। vn/rn इसलिए कर दिया बेटा मैंने यहां पर इसको, जिससे कि हम लोग बेटा nth ऑर्बिट में ही वेलोसिटी की बात करें और nth ऑर्बिट के ही रेडियस के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग nh/2 लिख रहे हैं, इसलिए अगर n की वैल्यू 1 है तो हम लोग mvr इज इक्वल टू h/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात उसमें नहीं है। तो बेसिकली बोर ने जो ये बातें बोली, इन सब बातों को ही अब हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है, यही वाली बातें अब बोली गई थी। ठीक है, जब फिक्स्ड ऑर्बिट की बात कर दी तो बेटा फिर लोग बोले वाह भाई वाह, तेरी बात एकदम सही है, पर इसकी सबसे बड़ा जो बेटा ड्रॉबैक था वो यही था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन टाइप के जो सिस्टम है उन्हीं के लिए वैलिड था, अदरवाइज बेटा इसकी जो वैलिडिटी थी वो नहीं थी। ठीक है, तो देख आपसे सीधे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेटा सीबीएसई का एग्जाम के अंदर, वो बेटा क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछा जाता है डायरेक्टली कि भाई यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन जो है वो बोर के जो पोस्टुलेट्स हैं वो लिख के बताओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा आपके लिए, इन वाले क्वेश्चंस का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। तो ये पोस्टुलेट्स आपको ऐसे के ऐसे याद हो। फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। कैसी ऑर्बिट्स में, स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। समझ गए, विदाउट एमिशन, बढ़िया एकदम घूमता रहता है, कॉन्ट्रेरी टू द प्रेडिक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, इनके हिसाब से हर एटम के पास में डेफिनेट स्टेबल स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर वो एग्जिस्ट कर सकता है, एंड ईच पॉसिबल स्टेट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी। ठीक है, इनको स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम भी बोला जाता है। ठीक है बेटा, सेकंड पोस्टुलेट उनका क्या था कि दिस पोस्टुलेट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus only in those orbits for which the angular momentum is some integral multiple of h/2 pi। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 pi, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, वो आपने को बताया। तो l की वैल्यू क्या आ गई बेटा, nh/2 pi, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इनका थर्ड पोस्टुलेट क्या था बेटा, ध्यान दें, थर्ड पोस्टुलेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अर्ली क्वांटम कंसेप्ट्स को भी बेटा काम में लिया इन्होंने और उसके बारे में बताया, और बोला कि an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbit to another of lower energy। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के अंदर कूदी मार सकता है। जब वो ऐसा करता है तो a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final states। Frequency of the emitted photon is then given by h nu is equal to E initial minus E final। तो वही वाली बात जो बेटा मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे मान ले हमारे पास में ऑर्बिट्स हैं, ये मान ले आपका n इक्वल्स टू 1 है, यहाँ मैंने मान लिया n इक्वल्स टू 2 है, यहाँ मैंने बोल दिया n इक्वल्स टू 3 है,
यहाँ मैंने बोल दिया बेटा n इक्वल्स टू 4 है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके जा रहा है बेटा कहाँ पे, n इक्वल्स टू 1 में। ठीक है, तो ये आपकी बेटा इनिशियल एनर्जी स्टेट हो गई और ये आपकी फाइनल एनर्जी स्टेट हो गई। ठीक है, इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी भी एनर्जी फिक्स है। तो ऐसा करने के लिए इसको अपने पास से क्या रिलीज करना पड़ेगा बेटा, एक फोटोन जो है वो रिलीज करना पड़ेगा, जिसकी एनर्जी होगी h न्यू। और ये जो h न्यू एनर्जी होगी इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, E इनिशियल माइनस E फाइनल के बराबर है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड। ये जो h न्यू एनर्जी का जो फोटोन निकला है ना आपका, ये जो फोटोन गया है, इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है बेटा, E इनिशियल माइनस E फाइनल। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज डन, राइट। E इनिशियल माइनस E फाइनल, जो आपके एनर्जीज का जो बेटा डिफरेंस है, उतनी ही एनर्जी का आपका फोटोन जो है वो निकल के जाता है। और कभी भी बेटा फोटो अदरवाइज अगर इसमें पड़ा है तो चुपचाप पड़ा रहेगा, पर अगर उसको नीचे आना है तो वो इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करके आ सकता है। हो सकता है बेटा कि सीधे मतलब 3 से 1 नहीं आ रहा हो सकता है वो पहले यहाँ से बेटा यहाँ पर कूदी मारे, फिर बेटा यहाँ से यहाँ पर कूदी मारे, तो वो ज्यादा फोटोन भी जो है बेटा वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके जो नंबर ऑफ फोटोन है वो बढ़ जाए। हो सकता है बेटा आप एक यहाँ पर प्रोड्यूस करो, एक आप फोटोन बेटा यहाँ भी प्रोड्यूस करो। तो वो तो पॉसिबिलिटीज हैं बेटा अलग अलग, चाहे डायरेक्ट आ जाओ, चाहे कूदी कूदी मार के आओ। अब बेटा जो कूदी कूदी मार के आते हैं, इसके कारण अगर मान ले तेरे पास में जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है, असली में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग प्रकार के फोटॉन जो है वो जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। तो तू ही सोच कि जब तू एमिशन स्पेक्ट्रम बनाएगा तो उसके अंदर तेरे को अलग अलग तरह की लाइंस जो है बेटा वो मिल जाएंगी, क्योंकि सबकी एनर्जीज ही अलग अलग है। इसकी एनर्जी अलग है, मान ले h-1 है, इसकी एनर्जी बेटा h-2 से आएगी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो h-3 से अपन लोग निकालेंगे। भाई सबकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी ना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ही अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इस वाली चीज का अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि अब जब हमारे पास में स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी तो कितने अलग अलग तरीके से आपका जो फोटोन है बेटा वो प्रोड्यूस हो सकता है, कितने अलग अलग एनर्जी के फोटोन प्रोड्यूस हो सकते हैं, या ऐसा बोलोगे कितनी अलग अलग स्टाइल से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान ले मैंने यहाँ पे 4 बनाई है, मेरे को 4 से लेके 1 में आना है, मेरे को 4 से अगर 1 में आना है तो एक तरीका तो क्या है, मैं सीधे ऐसे आ जाऊं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, मैं बेटा एक बार इधर आऊं, दूसरी बार इधर आऊं, और बेटा तीसरी बार इधर आऊं, मेरी इच्छा है। एक तरीका क्या है बेटा, मैं पहले आऊं 4 से 2 और फिर आ जाऊं बेटा 2 से 1। एक और तरीका क्या है बेटा, मैं क्या आऊं 4 से 3 और फिर सीधे कैसे आ जाऊं बेटा 3 से 1। तो देयर कैन बी मेनी वेज जिसके अंदर बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कूदी मार सकता है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 तरीके, कितने तरीके आए आपके पास में, 6 तरीके आ गए। और इन तरीकों का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल रखा है n इंटू n माइनस 1/2। तो तेरे को 4 से 1 आना था ना, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 कितना हो गया बेटा, 4 इंटू 3/2 मतलब कि 6। ये देख 6 तरीके ही तो हैं। एक तो तू डायरेक्ट आ जा, एक तू दंग दंग डंग करके आ जा कूदी मार मार के, एक तू क्या कर 4 से 3 आ, 3 से 1 आ जा, एक तू 4 से 2 आ और 2 से 1 आ जा। तो इतने सारे अलग अलग तरीके मिल गए ना तेरे को यहाँ पर लौट के आने के, है ना। ये तेरा पहला तरीका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये क्या हो गया 6ठा। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स एमिटेड। क्या बोल सकता हूं मैं इसे, नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी फोटॉन्स, या फिर अपन लोग इसका क्या नाम रख देते हैं बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। समझ रहे हो। तो इस तरह से बेटा इस वाली चीज को अपन लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है जिससे हम लोग ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब बातें आप लोगों को किसने बता दी थी, बोर ने आपको बढ़िया एकदम बता दी थी, हमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं आई। ठीक, अगर हमें बेटा हाइड्रोजन के बारे में बात करनी है तो एल की वैल्यू हम लोग सीधे बेटा MVR लिख सकते हैं, और MVR की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, h/2π के बराबर। ठीक है, हाँ तो ये देखिए जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, n की वैल्यू 1 ले लेगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, MVR इज इक्वल टू वॉट, h/2π। ठीक है, यहाँ आपने n की वैल्यू क्या ले लिया 1, यानी ग्राउंड स्टेट के बारे में आप लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, n जो है बेटा वो तो आप लोग जानते ही हैं, एजीम्यूथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 तरह के होते थे। यहाँ बेटा सब कुछ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो कहानी है उसी के ऊपर चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिए अगर हम लोग इन इक्वेशंस को दो इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो बेटा कौन सी, k ZE² अपॉन R²
इज इक्वल टू क्या बेटा, mv²/r को, ठीक है, एक इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन कौन सी बेटा, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो हम लोग बेटा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं बेटा nth ऑर्बिट की, साथ ही हम लोग बेटा एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग दोनों इक्वेशन को बेटा कंबाइन करते हैं तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है, E/√4πε0 mrn। इसके अंदर बेटा E की वैल्यू पुट की जा सकती है, 4πε0 की वैल्यू पुट की जा सकती है, m की वैल्यू पुट की जा सकती है। जब हम लोग बेटा सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है बेटा वेलोसिटी का वो हम लोग निकाल सकते हैं, साथ ही बेटा रेडियस का जो आंसर है हम लोग वो भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग ये सभी आंसर्स को देखें, ठीक है, तो हमारे पास देख r की वैल्यू क्या आती है, h²/π, ठीक है, h²ε0/πme², राइट। इस वाले रेडियस को अपन लोग बोर रेडियस बोल सकते हैं। इस रेडियस को अपन क्या बोलते हैं, बोर रेडियस, और बोर रेडियस का सिंबल बेटा a0 होता है। ये एक्सप्रेशन याद रखना, 2 बार है ना आपसे सीबीएसई के अंदर बोर रेडियस क्या है उसके बारे में पूछा जा चुका है। तो बोर रेडियस के बारे में सब लोग याद रखेंगे बेटा, समझ गए ना। बोर रेडियस के बारे में सब लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ये वाली चीज सबको पता हो। n की वैल्यू जो है वो अपन लोगों ने 1 ले ली है इसमें, ठीक है, n की वैल्यू क्या ले लिया बेटा, 1 ले लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही ध्यान रखिएगा ये आपकी ऑर्बिटल स्पीड है, ये सब क्या है आपकी, ये ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जो भी तुम्हें बोलना अच्छा लगता हो वो वाली स्पीड दे रखी है। ये आप लोगों को बेटा रेडियस दे रखा है, बोर रेडियस a0, इसको स्पेशल नाम दे दिया, a0 स्पेशल नाम रख दिया इसका, बोर रेडियस, ठीक है ना बेटा। हाँ, और इसी के साथ अगर हम लोगों से सारी वैल्यूज जो है बेटा वो निकलवाई जाती हैं और हम लोग सारी वैल्यूज को अगर पुट करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ HM/ε0E, तो a0 की वैल्यू क्या आती है 0.529 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, करीब करीब 1 एंगस्ट्रॉम के पास हम लोग पहुंच गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये बेटा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होती है 0.529 n²/z से भी हम इसे लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखें, 0.529 n²/z, ठीक है। जो एनर्जी हम लोग लिख रहे हैं बेटा, एनर्जी को हम लोग लिख लेते हैं -13.6 z²/n²। इसमें z जो है बेटा ये आप लोगों का एटॉमिक नंबर है और n जो है वो आपका बेटा वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या जिस भी ऑर्बिट के लिए आप लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो वाली वैल्यू, समझ गए। तो आप लोग देख सकते हैं बेटा किस तरह से एनर्जी को, किस तरह से रेडियस को यहाँ पर लिखा गया है। सारी की सारी वैल्यूज को बस आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये रहा बेटा -13.6/n²। यहाँ पर ये पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के लिए लिख दिया गया है बेटा, z² की वैल्यू जो है वो 1 मान के, पर अपन लोग जनरल अगर वैल्यू लिखते हैं तो बेटा ये वाली वैल्यू हमारे पास आती है -13.6 z²/n², ठीक है ना। नेगेटिव साइन से ये बात हमें पता लगी रही है कि बेटा सारी की सारी ऑर्बिट जो है वो बाउंडेड हैं, तो उसकी आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट, है ना बेटा। ये सब चीजें हमें पता लगती हैं। अब देख, अब ये किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एनर्जी लेवल के बारे में जो है ये अब बात कर रहे हैं। एनर्जी लेवल, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एनर्जी होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो देख एक बार एनर्जी लेवल मैं तेरे को दोबारा से बता दूं, और पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर लूं तो ये कितना हो गया बेटा -13.6 z²/n², तो ये तो -13.6 ही हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बनाता हूं तो बनती है बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगली अगर मैं बनाता हूं तो बनती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। नेक्स्ट अगर मैं बनाता हूं बेटा तो वो बनती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। फिर बनती है बेटा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ये बेटा ऐसे चलता जाएगा। ये आपके n की वैल्यू जो है ये 1 है, ये n की वैल्यू 2 है, ये n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है एंड सो ऑन चलता रहेगा। n इंफिनिटी के ऊपर आपकी जो बेटा एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो तुम्हारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा वो आपका ग्राउंड स्टेट में पड़ा है, n = 1 का मतलब और क्या होता है बेटा, इसे अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो एक ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कुछ एनर्जी बाहर के फोटोन से लाके दे दूं, ठीक है, और मान ले मैं तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लाके दे दूं, तो इन दैट केस क्या होगा, -13.6 तो पहले ही थी, अब तुमने +13.6 दे दी, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा ये सीधे कहाँ एस्केप कर जाएगा, ये भाई साहब इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाएगा, ठीक है, इट विल एस्केप टू इन्फिनिटी। इसको अपन लोग आयनाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस का क्या नाम है बेटा, आयनाइजेशन, कि आपके इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दो कि वो इन्फिनिटी पे एस्केप कर जाए, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन, ठीक है।
इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, आयनाइजेशन। निपटा ही दिया, मतलब खेल ही खत्म कर दिया, जीरो एनर्जी कर दी। तो आयनाइजेशन में आप बेसिकली नेट एनर्जी क्या कर देते हो, जीरो। अगर मान ले यहां कोई मौजूद था और तू इसको लाके प्लस 3.4 दे देता, माइनस 3.4 है अभी इसकी एनर्जी, प्लस 3.4 दे देता, ये भी इंफिनिटी पे चला जाता। तो आयनाइजेशन जो है वो यहां से हम लोगों को मिल जाता है और ये फंडा हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट जो है वो आपकी n इक्वल्स टू 1, लोएस्ट स्टेट ऑफ द एटम। इसको बेटा हम लोग मिनिमम एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, जिसमें आपकी मिनिमम एनर्जी जो है वो मौजूद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलेस्ट रेडियस, भाई रेडियस भी आप लोगों का क्या आ जाएगा बेटा, छोटू सा आ जाएगा, बोर रेडियस a0, जिसकी वैल्यू होगी, एनर्जी ऑफ दिस स्टेट इज -13.6। Therefore, minimum energy required to free the electron from the ground state of the hydrogen atom is 13.6 पॉजिटिव में। ठीक है, इट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या नाम दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने नाम दे रखा है। ये बात हमें बेटा यहां से पता लगती है, राइट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रूम टेम्परेचर पे बेटा मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर इन ग्राउंड स्टेट, मैक्सिमम सब लोग ग्राउंड स्टेट पे रहते हैं, तो हमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आती है। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर एक टर्म और पढ़ते हैं, एक और टर्म किसका होता है बेटा, उसके अंदर हम पढ़ते हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट पढ़ते हैं बच्चों, एक्साइटेड स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर मान ले इलेक्ट्रॉन मेरा यहां मौजूद है, तो ये जो स्टेट होती है ना, इसे अपन लोग बोलते हैं बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब n इक्वल्स टू 2 इज बेसिकली व्हाट, इट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। n इक्वल्स टू 3 क्या है बेटा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या है बेटा, आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ गए, है ना, ये आप लोगों की एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 में पड़ा है, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है। n इक्वल्स टू 3 में पड़ा है, तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखना। तो क्या बोलते हैं, एटम इज देन सेड टू बी इन एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, -3.4, और हम बोलेंगे इट मींस दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट is an energy equal to E2 minus E1, that is -3.4 minus of -13.6, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा बोला गया कि बेटा किसी हाइड्रोजन के एटम को अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना चाहता हूं, तो उसको कितनी एनर्जी लाके दूंगा। जैसे मान ले यहां पर मेरे पास में कुछ रखा हुआ था, मतलब मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रखा हुआ था, और मैंने इस वाले इलेक्ट्रॉन को बेटा बाहर से कुछ एनर्जी का एक फोटोन जो है वो लाके दिया। ठीक है, अब ये मैं कितनी एनर्जी का फोटोन लाके दूं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो यहां पहुंच जाए, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो 2 और 1 के बीच का डिफरेंस है बेटा, उतने ही मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मेरे को क्या लाना पड़ेगा, फोटोन जो है वो लाना पड़ेगा उतनी एनर्जी का। तो जो डिफरेंस इन एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास में, 3.4 13.6 है ना, -13.6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3.4 -13.6, ये कितना आ गया बेटा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप लोग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लाके दे दो, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है, या ऐसा बोलो n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 में कूदी मार जाता है। ठीक है, एक और जोरदार बात कि अब अगर इसी वाले इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है बेटा कूदी मार के, तो ये जो बेटा फोटोन अपने पास से रिलीज करेगा h न्यू वाला, है ना, इसकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी बेटा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसने जो अब अपने पास से फोटोन रिलीज किया वो 10.2 का होगा। क्यों, क्योंकि ये उतनी ही एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके ऊपर आया था। अब अगर इसको वापस नीचे जाना है तो 10.2 का फोटोन जो है वो रिलीज कर देगा, तो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाएगा। ऐसे ही मान ले 1 से 3 में जाना है, तो 13.6 और 1.5 1 को घटा दे, तो 12.09 का जो बेटा डिफरेंस है अपने पास में वो आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से एनर्जी डिफरेंस जो है ना बेटा वो इक्वल होना चाहिए। मान ले मैं तुझे बोलूं कि मैं जो है ना इस वाले इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा हूं, तो ये कहीं रास्ते में आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर तू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा तो -13.6 में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम कर दे, इतनी एनर्जी के डिफरेंस का एक एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा, पर वहां तो कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जहां कोई स्टेबल स्टेट बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहां कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारे जीवन में पहुंचने का।
तो ऐसे में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मना कर देता है कि ये एनर्जी मुझे नहीं चाहिए और उस एनर्जी को बाईपास कर देता है, अपने अंदर से निकाल के बोलता है कि दिस एनर्जी इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर एनर्जी लूंगा तो सिर्फ एनर्जीज के अंदर जो डिफरेंस है स्टेबल स्टेट्स के, उसी के बराबर लूंगा, अदरवाइज लूंगा ही नहीं। तो आपका इलेक्ट्रॉन एकदम मस्त रहता है, वो बोलता है या तो इसकी डिफरेंस दो, या इसका डिफरेंस दो, या इसका डिफरेंस दो, या उसका हायर डिफरेंस दो, या सीधे मेरे को आयनाइज करा दो, इन्फिनिटी पे पहुंचा दो, मैं और कोई फर्जी एनर्जी आप लोगों से नहीं लेना चाहता। ठीक है बच्चों, ये बात होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर चला भी जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो वो खटाक से लौट के भी आ जाता है। खटाक से लौट के क्यों आ जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक लाइफ टाइम होता है, इसको अपन लोग लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि ऊपर गया और नीचे भी आ गया हाथों हाथ फोटोन को एमिट करके। ठीक है ना? इट टेक्स अराउंड 10⁻⁸ सेकंड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू गो एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट जिसके अंदर वो मौजूद था। उसे अपन लोग लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ टाइम। मतलब यही बस इलेक्ट्रॉन का जीवन काल है जिसके अंदर वो जीता है ना? तो 2 पल के जीवन से पूरी उम्र चुरानी है। तो ये बेटा वही वाली कहानी जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ में हो रही होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया जो अभी मैं आप लोगों को बात बता रहा था, सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है जैसा कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए बना हुआ है 13.6 -3.4 -1.51 -0.85 एंड सो ऑन। आप लोग और स्टेट्स बेटा बनाते रहो। तो ये जो गैप है ये देखो छोटा होता जा रहा है लाइंस के बीच में। ये गैप सबसे बड़ा था 10.2, फिर ये गैप छोटा हुआ, ये और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, और छोटा हुआ, और अल्टीमेटली 0 ही पहुंच गया। तो खेल ही खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड नहीं रहता है, इसलिए इसे अनबाउंड या आयनाइज्ड एटम वाली स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, अनबाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर ही चला गया, आयनाइज होके चला गया इसलिए। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बड़े डायग्राम के अंदर बताया जिससे आपको तरीके से चीजें जो है बेटा वो समझ में आए। ये हम लोगों ने पर्टिकुलरली हाइड्रोजन के लिए बनाया है, जैसा हमने वहां पे सीरीज डिफाइन की थी ना बेटा, उसी तरह से। समझे ना? ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ही भद्दा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, पर असलियत में ऐसे बनता है जैसे मैंने बनाया। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n लेबल्स द स्टेशनरी स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अपने को पता ही है ना भाई? तो अगर 0 एनर्जी हो जाएगी तो हम इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। दिस इज द एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इज एट रेस्ट। बेसिकली न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी उससे आप इलेक्ट्रॉन को दूर ले गए एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और उसको हटा दिया, बाहर ही निकाल दिया, इसलिए वो फ्री हो गया, अनबाउंड हो गया। ठीक है, अदरवाइज हाउ द एनर्जीज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स, ऑब्जर्व हाउ द एनर्जीज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स कम क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर एज n इंक्रीजेस। जो हम लोगों ने इस वाले डायग्राम में देखा बेटा कि जो लाइंस है बेटा करीब करीब आती जा रही हैं और धीरे धीरे जो है डिफरेंस है क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बेटा लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बात की है हाइड्रोजन एटम की, जो मैंने वैसे आपको पिछली क्लास के अंदर बता ही दिया था, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसके अंदर अब हम लोग बेटा वेलोसिटी वगैरह और इन वाली चीजों को आराम से निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। ये सब फॉर्मूले हम लोगों ने रिडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में लिखे थे, जो आपको बताया था। एक रिडबर्ग एनर्जी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, और सारी की सारी चीजें। तो वहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था R × 1/n1² - 1/n2², अगर आपको याद आ रहा हो, 1/λ वाला फॉर्मूला। और ऐसे बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला जो है वो लिखा था। हमने लिखा था भाई V = c λ हो जाएगी। ठीक है, V सॉरी क्या लिख दिया मैंने, C = न्यू लैम्डा होता है। तो बेटा यहाँ से अगर हम लोग देखें तो C/न्यू जो है उसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा। तो बेटा 1/λ जो है उसकी वैल्यू ν/c होती है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी थी। तो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी वो कितनी आ गई थी बेटा, RC 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, RC तो आ जाएगा भाई, लैम्डा से ये मल्टीप्लाई हो गया ना न्यू, तो ν/c, C/λ की टर्म बनेगी। ठीक है, अब मेरे को न्यू की वैल्यू लिखनी है, तो 1/λ की वैल्यू ν/c लिखूंगा ना यहाँ पे, तो C इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है बेटा वो निकल के आ जाएगी। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बता दी थी, तो एज सच कोई चिंता वाली बात नहीं है। ध्यान रखिए, वही बेटा जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी की जो चर्चा है अब की बार वो चल रही है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस अपन लोग लिखते हैं ना बेटा, ये वाला, ये एनर्जी का डिफरेंस, उस एनर्जी की वैल्यू जो है ना बस वो पुट की जा रही है और कुछ भी नहीं है। तो जब आप लोग ये वाला एनर्जी डिफरेंस लिखोगे ΔE, ये ΔE जब अपन लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर भाई, E3 - E2,
और जो फोटोन बेटा रिलीज होगा अगर यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहा है बेटा, नीचे जा रहा है, तो ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है, दिस डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एच न्यू एंड विल बी इक्वल टू व्हाट, E3 माइनस E2। अब ये एनर्जीज की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, जिसकी वैल्यू हम लोग इजीली पहले ही निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बेटा डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हो -13.6, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर हाइड्रोजन है तो सीधे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे -13.6 और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। डायरेक्टली आप लोग इस वाली चीज को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर आपको नहीं आएगी, ठीक है। जैसे भी आप लोग बेटा डिफरेंस निकालना चाहो, आपको डिफरेंस निकालना आना चाहिए। एग्जाम में जब बेटा क्वेश्चन आता है तो ये वाले फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व नहीं करते, हम लोग बेटा डायरेक्ट फॉर्मूले से इन सब चीजों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं जानता हूं 13.6 होती है, राइट। पहले ही ये वाली चीज मैं निकाल के आ चुका हूं, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये लिखिए, देख, अरे आजा भाई आजा, ये लिखा है ना 13.6, तो ये बेटा वही वाली वैल्यू जो है लिखी हुई है, कन्वर्ट होके ये देखिए, ठीक है। इस वैल्यू को कन्वर्ट करके वहां पे लिख दिया गया है, तो इसीलिए कोई चिंता नहीं करनी है और चिल मारना है, ठीक है बेटा। बता चुका हूं मैं, इसीलिए डरो मत। ऐसे मत देखो कि ये क्या लिखा हुआ है इतना बड़ा बड़ा, वो 13.6 लिखा हुआ है, डरना नहीं है बस, राइट, ठीक है बेटा। हाँ, इफ वी इंसर्ट द वैल्यूज ऑफ वेरियस कांस्टेंट्स, आर वार की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास में मतलब आर की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी, अगर सब कुछ पुट कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं इसी चैप्टर में, तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा उल्टा मामला चलता है बेटा, उसको अपन एडजस्ट नहीं कर सकते, पर अब क्या करें, एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपका सीबीएसई टीएससी कोर्स जो है वो प्लान्ड है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को समझाता हुआ चलूं, जिससे आपको बोर्ड के अंदर जब आप जाओ तो आपके दिमाग में चीजें समझी हुई हो, रटी हुई ना हो, समझी हुई हो। समझी हुई होगी तो अपने आप तू लैंग्वेज बना के बहुत सारी चीजों को लिख लेगा और तुझे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिस इज अ वैल्यू वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंपेरिकल बामर फॉर्मूला, ठीक है बेटा। जो बामर फॉर्मूले से जो वैल्यू आई थी वो, और ये जो बेटा बोर के पोस्टुलेट से हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली वो, ये दोनों वैल्यूज जो है वो करीब करीब सेम आ गई, जिसका सीधा सीधा मतलब जो है वो क्या था कि दोनों के दोनों भाई साहब जो है वो बिल्कुल ठीक थे। दिस एग्रीमेंट बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट एंड स्ट्राइकिंग कंफर्मेशन ऑफ द बोर्स मॉडल, ठीक है। Since both n f and I are integers, immediately shows that transition between different levels, light is radiated in various discrete frequencies। मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो हमें मिल सकती है, अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटोन जो हम लोगों को मिल सकते हैं। इसी के कारण हम लोग बेटा वो जो नंबर है वो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी तरीके से आपका जो फोटोन है वो कूदी मार के एक अपर लेवल से नीचे के लेवल पे आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, ऐसे नहीं होगा कि मतलब जैसे मान ले मैंने है ना ये वाली डिफरेंस की एनर्जी दे दी सीधे 12.09, तो ऐसे नहीं करेगा वो कि पहले यहां जाएगा और उसके बाद यहां जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऊपर जाते में ऐसा नहीं होता है, पर हाँ अगर यहां मौजूद है तो या तो ऐसे आएगा और या फिर ऐसे सीधा आ जाएगा। लोअर से हायर जाते टाइम आपको जो फिक्स एनर्जी मिलती है ना बेटा, एनर्जी डिफरेंस के बराबर, आप सीधे जंप मारते हो, पर जब आप हायर से लोअर आते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि कूदी मार मार के आ जाओ, समझ गए। तो इसीलिए एक बार में मेहनत बहुत सारी करनी पड़ती है अगर हम लोग अपनी स्थिति को जो बहुत नीचे है उसको ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड, राइट, ये उसी तरह की चीज है। और यही जब एक बार ऊपर पहुंच जाओ तो बेटा नीचे आने के कई रास्ते हैं, पर पहले ऊपर तो पहुंचो, ठीक है। हाँ, तो फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर फॉर्मूला इज दिस, तो हम लोग सीधे सीधे एन की वैल्यूज को पुट करके आंसर जो है वो निकाल लेते हैं, हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है बेटा। ये देखिए सारा जो अब डायग्राम जो है वो आप लोगों को बता रखा है। ये आपकी लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन ब्रैकेट, उसके बाद में फंड, हम्फ्रे, सारी जो सीरीज है बेटा वो आ जाती हैं। फाइनली आपको जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसका डायग्राम ठीक तरीके से यहाँ पे अब बताया गया है। ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है बेटा। ये देख -13 पॉइंट्स है, -3.4, -1.54, ठीक है, -1.51, फिर ये -0.85 एंड सो ऑन, ये बेटा चलता रहेगा। सिर्फ बामर सीरीज ही ऐसी होती है बेटा जिसके अंदर आपको विजिबल लाइट जो है वो मिल पाती है, ठीक है। वहीं लाइमन सीरीज जो होती है इसमें आपको बेटा यूवी रेडिएशंस मिलते हैं। फिर से बता रहा हूं, याद रहे जिससे आप लोगों को, यहां क्या मिलता है बेटा, यूवी रेज, और इसके आगे सब कुछ जो होता है ये सब इंफ्रारेड, समझ गए ना। तो यही वाली बातें बेटा यहां पर आपको बता रखी हैं जो आप लोग देख सकते हैं, राइट। अब देखिए
इसमें अलग फोटोन, ऐसे अलग फोटोन, ऐसे अलग फोटोन, तो भांति भांति प्रकार के जो फोटोन है वो आप लोगों को मिल सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है बेटा, द सेम एनर्जी नीडेड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ लोअर एनर्जी स्टेट टू मेक ट्रांजिशन, राइट, है ना, हमेशा जो एनर्जी है वो डिफरेंस के बराबर ही आप लोगों को जरूरत होती है, ये वाली बात ध्यान रखना। Thus if photons with a continuous range of frequencies pass through a rarefied gas and then are analyzed with a spectrometer, series of dark spectral absorption lines appear in the continuous spectrum। जो मैंने आपको बोला, क्योंकि अलग अलग फोटोन बेटा निकल रहे होते हैं, तो अगर उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ले लेते हैं तो अपने को सीरीज ऑफ लाइंस जो है बेटा वो मिल जाती हैं, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डार्क लाइंस इंडिकेट द फ्रीक्वेंसीज दैट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम्स, तो डार्क लाइंस एब्जॉर्ब्ड होंगी और बेटा ब्राइट लाइंस आपकी एमिटेड वाले फोटॉन्स के लिए होंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम provided by Bohr's model was a brilliant achievement which greatly stimulated progress towards the modern quantum theory. In 1922 Bohr was awarded Nobel Prize in Physics। 1922 के अंदर बेटा इनको नोबेल प्राइज मिला। काम जो है वो इन्होंने आपके मास्टर की बर्थडे के साल के अंदर से लेके 1913 के अंदर इस वाली चीज के ऊपर डिस्कवरी जो है वो मचाई थी, सारी की सारी चीजें जो है वो बताई थी। ठीक है, इसके बाद में बेटा डी ब्रोगली का जो एक्सप्लेनेशन था, है ना, उसने भी बोर के सेकंड पोस्टुलेट को बेटा ट्रू कर दिया। सेकंड पोस्टुलेट मतलब एंगुलर मोमेंटम वाला। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ था, मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूं पहले, इसके बाद में एनसीईआरटी की जो है बात बेटा वो भी अपन लोग कर लेंगे। ठीक है ना भाई, हमारे पास में स्टैंडिंग वेव के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट स्टैंडिंग वेव्स, राइट, तो स्टैंडिंग वेव्स के अंदर क्या होता है बेटा, एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है ऑर्बिट्स में। स्टैंडिंग वेव्स के अंदर जो एनर्जी है वो ऑर्बिट्स के अंदर क्या होती है बेटा, इट रिमेन्स फिक्स्ड। क्योंकि बेटा स्टैंडिंग वेव्स के अंदर आपकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स के अंदर अगर मान ले इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2πr है और मेरे को क्या मिल रहा है बेटा, मैक्सिमा मिल रही है, तो 2πr की वैल्यू n लैम्डा बोल दूंगा। और बेटा डी ब्रोगली या फिर डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यस और नो, है ना, लैम्डा की वैल्यू हम लोग क्या लिख लेते हैं, एच अपॉन एम वी, और इस लैम्डा को यहाँ पुट कर, तो क्या आ गया, 2πr इज इक्वल टू n इंटू एच बाय एम वी। ठीक है, अब हमारे को बोर ने भी यही बात बोली थी कि ऑर्बिट जो है वो फिक्स्ड एनर्जी का होता है, और अगर वेव नेचर आप लोगों को देखने को मिलता है तो वेव नेचर में अगर तू फिक्स्ड एनर्जी बना रहा है तो मतलब कि स्टैंडिंग वेव्स जो है बेटा वो बनी होंगी। स्टैंडिंग वेव्स के अंदर हम लोगों ने 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा जो है वो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा जा सकता है, जितने डब्बे बनेंगे उसके हिसाब से n की जो वैल्यू है बेटा वो डिसाइड हो जाएगी, राइट। अब जब स्टैंडिंग वेव्स का कंपैरिजन यहाँ बेटा आपके किसके साथ में किया गया, आपके एटॉमिक मॉडल के साथ में किया गया, तो हमने बोला स्टैंडिंग वेव्स में भी एनर्जी फिक्स्ड, और जैसा बोर ने बोला था कि जो एनर्जी है ऑर्बिट के अंदर वो फिक्स्ड रहती है, तो अगर दोनों में एनर्जी फिक्स रहती है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 2πr इज n लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हम लोग लाइट के मॉडल वाली डाल देते हैं जो हम लोगों ने पढ़ी थी h अपॉन mv। इस वैल्यू को जब पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, nh अपॉन mv। mv को जब बेटा हम लोग यहाँ ले गए तो आ गया mvr, इस 2π को हम जब यहाँ ले गए तो आ गया nh अपॉन 2π, जो बहुत ही ड्रास्टिक लेवल के ऊपर बेटा अचंभा दे देने वाली जो डिस्कवरी थी वो थी। तो बोर को आप देख सकते हैं, बोर का सेकंड पोस्टुलेट जो है वो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन से आ गया। What a great invention this is। तो आप लोग सोच सकते हो कि इस वाली चीज के ऊपर मैकेनिक्स के थ्रू हम लोग यहां तक पहुंच गए। तो कैन यू सी द सिमिलैरिटी, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट था उसको आपके डी ब्रॉय ने बेटा प्रूव करके दिखाया काफी सालों के बाद, और ये वाली बात बता दी कि ये जो मॉडल है इससे बढ़िया मॉडल इस समय एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है। बस इसकी एक जो खराबी है कि भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, वो एक अलग बात है। एटम इलेक्ट्रॉन वगैरह देख तो पाए नहीं है बेटा अभी तक, अब क्या करें, जो चीज दिखी नहीं उसके बारे में खेल तो हम नहीं खेल सकते, पर हम लोग थ्योरी लगा लगा के जो अब एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल देते हैं, जो हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें इस वाली थ्योरी के हिसाब से सही बैठ रही हैं, तो भाई सब कुछ सही होगा फिर। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि यही मॉडल जो है ये बेस्ट है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी चीज और सबसे छोटी चीज है एक जैसे ही बेटा बिहेव कर रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स और आपका एटम। ठीक है, तो ऑफ ऑल द पोस्टुलेट्स बोर मेड हिज मॉडल, परहैप्स द मोस्ट पजलिंग इज हिज सेकंड वन। ठीक है, जो बोलता है कि बेटा ln जो है वो nh अपॉन 2π के बराबर होता है। व्हाई शुड द एंगुलर मोमेंटम हैव ओनली दोज वैल्यूज दैट आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ h अपॉन 2π। तो फ्रेंच फिजिसिस्ट ने 1923 के अंदर इस वाले पजल को सॉल्व किया, मतलब 10 साल के बाद। ये चीज बोर ने तो बोल दी, नोबेल प्राइज वाइज मिल गया, सब हो गया,
10 साल बाद डी ब्रॉय आया, मैं तेरे को प्रूव करूंगा तू मेरा भाई है, ठीक है, जब ये आया तू मेरा भाई है बोलता हुआ, तब ये वाली बात हुई। तो क्या बोले, वी स्टडीड इन चैप्टर अबाउट द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अबाउट द मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। डेविसन जर्मर ने भी बेटा यही वाला काम किया था 1927 के अंदर। फिर डी ब्रॉय आर्ग्यूड दैट द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट एज प्रपोज्ड मस्ट बी सीन एज अ पार्टिकल, और अगर पार्टिकल वेव हो गई तो हमें पता है बेटा स्टैंडिंग वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी तो मजा ही आ गया। तो स्ट्रिंग जब प्लग होगी, वास्ट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आर एक्साइटेड, मतलब वही बेटा 2 पाई r इज n लैम्डा हो जाएगा, n की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू h/mv पुट कर दो, तो तेरा जो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वही बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बेटा कई बार आप लोगों से पूरा पूरा जो सवाल है वो पूछा जाता है। मेरे हिसाब से आपको तरीका जो है वो समझ में आ गया है, आपको क्या करना है, तो इसको बेटा याद रखें, सीबीएसई के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा, हाउ डी ब्रोगली सपोर्टेड नील्स बोर, ठीक है, या फिर हाउ वाज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर सपोर्टेड बाय डी ब्रॉय, समझ गए ना। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आता है तो अब आपको पता है बेटा आपको कैसे आंसर देना है, मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है, तो अब बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये वही कहानी लिखी है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है बेटा। चलो भाई, ये देखिए बना भी हुआ है, मजा ही आ गया। तो ये बेटा आर दे दिया, ये एक वेवलेंथ, एक नोड, नोड नोड नोड, ठीक है। हाँ, ये लैम्डा बाय 2 का एक डब्बा होता है ना बेटा, 1 डब्बा इज वर्थ लैम्डा बाय 2, तो 2 डब्बा वर्थ क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, और बेटा इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग वेव, ध्यान रखना कैसी वेव है बेटा, स्टैंडिंग वेव है, n h/mv लिखा और हमारे पास क्या आ गया, mvnrn इज इक्वल टू h/2 पाई। Astonishing result. This is the quantum condition proposed by Bohr for the angular momentum of electron. In section we saw that this equation is the basis of explaining the discrete orbits and energy levels in hydrogen atom, ठीक है। Thus de Broglie hypothesis provided an explanation for Bohr's second postulate for the quantization of angular momentum of the orbiting electron. Quantized electron orbits and energy states are due to the wave nature of the electron and only resonant standing waves can persist. ऐसी ही standing waves बेटा persist कर सकती हैं जो resonant हो, otherwise बेटा वो persist नहीं करेंगी, ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेव नेचर के साथ में रिलेशन, पार्टिकल नेचर के साथ में रिलेशन, सारे रिलेशन जो है बेटा वो एक साथ आ गए, और जितनी भी गुत्थियां थी वो सारी की सारी खुल गई, ठीक है। तो बहुत ही जोरदार चीजें हुई बेटा, राइट। अब देख भाई, बोर के मॉडल के बारे में जो लिमिटेशंस हैं, इसके ऊपर आपसे सीधा सीधा सवाल आता है सीबीएसई के अंदर, ये आपको बेटा पता होना चाहिए, राइट। तो वील टॉक अबाउट द लिमिटेशन। साथ ही एक और टर्म होती है, देखिए, बोर्स मॉडल इन्वॉल्विंग क्लासिकल ट्रेजेक्टरी पिक्चर करेक्टली प्रेडिक्ट्स द ग्रॉस फीचर्स ऑफ द हाइड्रोजेनिक एटम्स, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, इन पर्टिकुलर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशन एमिटेड और सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड। अब कितनी एब्जॉर्ब हो रही हैं और कौन सी एमिट हो रही हैं, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही होगा, समझ गए, ये वाली बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो द बोर मॉडल के जो लिमिटेशंस हैं हम वो देख लो। applicable to hydrogenic atoms only, it cannot be extended even to mere 2 electron systems. सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे तो वैलिड है, 2 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम पे भी नहीं लगा सकते, मतलब हीलियम पे भी नहीं लगा, He+ के ऊपर लग जाएगा, हीलियम पे नहीं लगेगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ एटम विद मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वाज अटेम्प्टेड ऑन द लाइंस ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोजेनिक एटम्स बट डिड नॉट मीट विद एनी सक्सेस। आज तक बेटा कोशिशें कर रहे हैं, कोई मॉडल हम लोग ऐसा नहीं बना पाए हैं जो उसके साथ में बन गया हो, ठीक है। डिफिकल्टी लाइज इन द फैक्ट दैट ईच इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट्स नॉट ओनली विद द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बट आल्सो विद ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये अपने आप में बहुत भारी समस्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, तब तक तो सारी बातें अपन ने मान ली कि mv² इज इक्वल टू kZe²/r², पर असली में बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम अगर हम लोगों ने लिए तो वो प्रोटॉन्स के साथ तो बेटा इंटरेक्ट करेगा ही, साथ साथ उस पर रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की वो भी लगने लगेंगी, तो इसलिए बहुत भारी हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेट करना। आज तक हम लोग ऐसा कोई भी मॉडल जो है वो नहीं बना पाए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का सिस्टम हम लोग ट्रीट करके चीजों को बता पाए, ठीक है। तो ये बेटा बहुत भारी समस्या थी कि हम लोग अभी भी मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास में नहीं एंट्री मार पाए हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्वेश्चन इस पे डायरेक्टली एक लाइन वाला बन सकता है। The formulation of Bohr model involves electrical force between positively charged nucleus and electron. It does not include the electrical forces between electrons which necessarily appear in multi-electron system. Obvious है बेटा, multi-electron system के अंदर तो वो आएगा, तो ये limitations वाला पार्ट सब लोग याद रखेंगे। Second limitation, Bohr model correctly सब कुछ predict करता था बेटा, frequency of light emitted by hydrogenic atoms and everything. मॉडल बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाया रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द स्पेक्ट्रम को।
वही एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ये भाई साहब भी जो है वो इंटेंसिटीज जो थी ना उसके अंदर के, कहीं ज्यादा इंटेंसिटी कहीं कम इंटेंसिटी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सम ऑफ द विजिबल फ्रीक्वेंसीज हैव वीक इंटेंसिटी। विजिबल फ्रीक्वेंसीज की जो बेटा इंटेंसिटी है वो बहुत वीक होती है, जबकि दूसरों की स्ट्रांग होती है। वाई नहीं पता। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस डिपिक्ट दैट सम आर मोर फेवर्ड देन अदर्स। भाई कई एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए हम लोगों ने जिसमें हमें ये पता लगा कि जैसे मान लो 3 से 1 का ट्रांजिशन जो है वो ज्यादा फेवरेबल होता है, 6 से 8 का मतलब 6 से 2 का ट्रांजिशन जो है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब ये कोई फिक्स डेटा नहीं दे रहा मैं, पर ऐसा पाया गया कि कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिशन जो है ना बेटा वो ज्यादा फेवर्ड होते हैं, है ना। हो सकता है 2 से 1 वाला ट्रांजिशन ज्यादा फेवरेबल हो, 4 से 3 वाला ज्यादा फेवरेबल हो, 10 से 8 वाला ज्यादा फेवरेबल हो, 10 से 1 वाला ज्यादा फेवरेबल हो, हमें नहीं पता। इसीलिए बेटा हमें ये चीज पता नहीं लग रही थी कि कौन सी जो बेटा इंटेंसिटी है वो अपने को पर्टिकुलरली उस ट्रांजिशन के लिए मिल रही है। ठीक है ना, ये बात पता नहीं लगी, तो इसलिए हम लोग रिलेटिव इंटेंसिटीज को ढंग से नहीं बता पाए कि क्यों आप लोगों के ट्रांजिशन में कहीं इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है, कहीं कम दिख रही है, जबकि ट्रांजिशन तो वही होना चाहिए 3 से 2 से 1 या 3 से 1, पर मेरे को तो 3 से 1 की ज्यादा ब्राइट दिख रही है और 3 से 2 की कम ब्राइट दिख रही है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये सब सवाल जब किए तो बड़ी दिक्कत आई, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो बोर्स मॉडल इज अनेबल टू अकाउंट फॉर द इंटेंसिटी वेरिएशंस। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, बोर्स मॉडल प्रेजेंट्स एन एलिगेंट पिक्चर ऑफ एन एटम एंड कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू कॉम्प्लेक्स एटम्स। इसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। फॉर कॉम्प्लेक्स एटम वी हैव टू यूज अ न्यू एंड रेडिकल थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स which provides a more complete picture of the atomic structure, जो obviously अभी तक हम नहीं बना पाए हैं एटम की इसके अलावा कोई भी पिक्चर। ठीक है, और बेटा मजे की बात ये कि इस प्रकार से ये वाला जो आपका चैप्टर है ये आप लोगों का फिनिश हो जाता है और हम लोग आगे की जो कहानी है उसके अंदर अब एंट्री आराम से मार सकते हैं। ठीक है, तो देख लो भाई, ये बोर का जो मॉडल है इसके बारे में हम लोगों ने सारी जो बात है वो कर ली है, हम लोगों को पता लग गया है कैसे कैसे क्या क्या होता है, जिससे हमें आगे भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं आए। ठीक है, तो दिस फिनिशेज योर एटम्स वाला चैप्टर बच्चों, है ना। एटम्स वाला चैप्टर जो है वो यहाँ पर आपका खत्म होता है। अगला जो चैप्टर है बेटा वो है आप लोगों का न्यूक्लियाई। एटम्स तो आज अपना स्वाहा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा बेटा वो आपका न्यूक्लियाई आएगा, और न्यूक्लियाई नाम के चैप्टर के अंदर बहुत मेजर पोर्शन जो है ना बेटा वो आप लोगों का डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई में। मेजर पोर्शन हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, तो वील स्टडी अबाउट दिस, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस वगैरह इन सबको बेटा डिलीट कर दिया गया है ना। तो जब पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सा पोर्शन पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। बाकी इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेंगे, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।